तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर के बीच के होने वाले युद्धों के बारे में। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसी प्रकार उसने मैसूर राज्य पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। इस टॉपिक से मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं होने वाली संधि, कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 मैसूर युद्ध हुए थे। उन चारों मैसूर युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई थी और वो संधि किस स्थान पर हुई थी, यही से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मैसूर, जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं। पहले मैसूर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यह है क्या। देखिए, 1556 तक में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य बहुत सुदृढ़ साम्राज्य था। परंतु 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध होता है, उसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है और वहाँ नए नए राज्यों का उदय होता है। उन्हीं में से एक राज्य था मैसूर राज्य। मैसूर राज्य में हमें पढ़ना है तो हमें हैदर अली को जानना होगा। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली में जो नाम है हैदर, हैदर का मतलब होता है शेर या सिंह, तो ये उसी प्रकार के व्यक्तित्व वाला इंसान था। 1753 ईस्वी में हैदर अली को डंडी गुल का फौजदार नियुक्त किया जाता है और ये हैदर अली काफ़ी तेज़ी से सत्ता का अधिग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है। हैदर अली ने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर क्या आधुनिकीकरण करने पर जोर दिया। उसने अपने सैनिकों को बंदूक से लैस किया तथा इसने 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार भी स्थापित किए। होता ये था कि जब भारतीय सेनाएं और अंग्रेज़ों की सेनाएं युद्ध करती थी, तो अंग्रेज़ सैनिकों के पास, चूँकि वो यूरोपीय सैनिक जितने भी थे, उनके पास आधुनिक हथियारों के रूप में बंदूकें हुआ करती थी, जो दूर से ही निशाना लगा लिया करते थे। और भारतीय सैनिक वही पुराने हिसाब से चलते थे, तो उनके पास तलवार, भाला, तीर धनुष ये सब होते थे, तो बंदूक का मुकाबला भारतीय सैनिक नहीं कर पा रहे थे। तो इस अनुसार हैदर अली ने भी अपनी सेना को यूरोपीय सेनाओं की भांति ही सुदृढ़ करने का फैसला लिया। उसने आधुनिक शस्त्रागार बनाए, अपने सैनिकों को बंदूक से लैस किया और बंदूकों में संगीन लगाने की प्रथा शुरू की। संगीन क्या होता है? संगीन में जो बंदूक के आगे के सिरे पे चाकू लगाई रहती है, उसे कहते हैं संगीन। तो उनको भी बंदूकों में लगवाता है। हैदर अली अपने समय का एक अकेला भारतीय नरेश था जिसने समुद्र तट की रक्षा के लिए भी जहाजी बेड़ा बनवाया। इससे पहले जितने शासक थे, चाहे मुगल काल के ही रहे हों, उन्होंने अपना समुद्री बेड़ा या नहीं बनाया था। सिर्फ समुद्री बेड़ा वो बनवाते थे जो दक्षिण भारत के राजा थे। जैसे अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो जो चोल राजा वगैरह थे, उनके पास था जहाजी बेड़ा, परंतु इधर मध्यकाल के बीच में किसी राजा के पास कोई जहाजी बेड़ा नहीं हुआ करता था अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए। तो हैदर अली ने क्या किया, अपना जहाजी बेड़ा भी बनवाया। हर जहाज पर उसने अपने तोपें लगवा रखी थी। इस समय दक्षिण भारत के मद्रास क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रभाव आ गया था, क्योंकि मद्रास के क्षेत्र में अंग्रेज पहले से ही एक्टिव थे। इस बात 1750 की बात की है। तो वहाँ पे अंग्रेज का शासन या प्रभाव स्थापित हो चुका था। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज इस विषय पे चिंता करने लगे थे कि अब मैसूर की तरफ हैदर अली का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो मद्रास भी अंग्रेज़ों के संकट में था। हैदर अली की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के कारण अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुए और ये कुल 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध किसी न किसी संधि पर समाप्त हुए। जैसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध ये समाप्त होता है मद्रास की संधि पर। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है मैंगलोर की संधि पर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम वाली संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है टीपू सुल्तान की मृत्यु पर। अब धीरे धीरे एक एक युद्ध को पढ़ते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुए 1767 से 1769 तक। यह युद्ध इतने के बीच में चला। इस युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था लॉर्ड वेरेलस्ट, जो जिनका शासनकाल 67 से 69 तक था। और इसी टाइम आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए। उस समय, जिस समय ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तब बंगाल का जो भारत का मुगल सम्राट था वो थे शाह आलम द्वितीय। हैदर अली साहसपूर्वक युद्ध करता हुआ मद्रास के क्षेत्र तक पहुँच गया था। अब ये मैसूर में तो थे ही हैदर अली, युद्ध करते करते ये मद्रास के एरिया तक पहुँच गए, यानी मद्रास क्षेत्र भी अभी अंडर रखना चाहते थे अपने। अंततः अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि कर ली। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली बढ़ता 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 मद्रास तक पहुँच गया था। मद्रास क्या था? अंग्रेजों का वो गढ़ था, एरिया था, तो ये वहाँ तक पहुँच आया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास की संधि की 1769 ईस्वी में, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का यहाँ पे समापन हो गया। अब इस संधि में क्या क्या बातें की गई थी वो देखते हैं। इस संधि में बोला गया कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र लौटा देंगे। संधि के बाद हुआ कि दोनों आपस में अपना अपना जो भी क्षेत्र इन्होंने कवर किया है, जीत लिया, वो लौटा देंगे। परंतु हैदर अली ने कुरूर क्षेत्र को नहीं लौटाया। तो उसने संधि में ये बात कही थी कि हम सब लौटाएंगे, लेकिन कुरूर का क्षेत्र नहीं लौटाएंगे। तीसरा शर्त क्या था? तीसरी ये शर्त थी कि अगर मैसूर पर कभी मराठाओं के आक्रमण हुआ, यानी मराठाओं ने कभी मैसूर पर आक्रमण किया, स्थिति में मद्रास से अंग्रेजी सेना को मैसूर की सहायता के लिए आना पड़ेगा। ये बात उस संधि में रखी थी। तो 3 बात हो गई। पहला कि सबके क्षेत्र वापस लौटा देना है। दूसरी संधि ये लिखी गई कि सब लौटा देंगे, पर हैदर अली कुरूर का क्षेत्र नहीं लौटाएगा। और तीसरी संधि की शर्त ये थी कि कभी मैसूर पर अगर मराठाओं ने आक्रमण किया तो मद्रास से अंग्रेजी सेना को सहायता के लिए आना पड़ेगा। तो ये तीनों बात संधि से ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए 1780 से 1784 तक चला।
इस युद्ध का कारण क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का क्या हुआ, उल्लंघन किया गया। ठीक, संधि का उल्लंघन होने पर ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेजों ने क्या किया था, माही क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो माही क्षेत्र में फ्रांसीसी रहते थे और यह क्षेत्र आता था हैदर अली के अधीन, ये हैदर अली के अंडर में आता था। और इस हैदर अली के मतलब क्षेत्र में अंग्रेज आके अगर आक्रमण कर लेते हैं या उसको कब्जे में कर लेते हैं तो इसको हैदर अली अपनी संप्रभुता का हनन मानता है, यानी कि वो इनके मेरे अंडर कैसे आके आक्रमण कर लिए या जगह हथिया लिए। अंततः क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध उसने फिर अभियान कर दिया। अब अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान किया तो उस समय यानी 1779 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो थे वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के बाद की कहानी। तो उस समय वहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में हैदर अली का सामना करने के लिए एक अंग्रेज जनरल आयरकूट को भेजा। आयरकूट और हैदर अली का आमना सामना हुआ। आयरकूट ने पोर्टा नोवा के युद्ध में हैदर अली को 1782 ईस्वी में पराजित कर दिया। ठीक, पराजित होने के बाद हैदर अली इस युद्ध में क्या काफ़ी चोटिल हो गए थे और पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद अंग्रेजों को फिलहाल इस युद्ध से कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला, परंतु युद्ध क्षेत्र में घायल होने की वजह से हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में मौत हो जाती है। तो इस पोर्ट्रानोवा के युद्ध में हैदर अली की मौत हो जाती है। पोर्ट्रानोवा के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था, आयरकूट, ये याद रखिएगा। अब युद्ध में हैदर अली तो मारा गया। अब हैदर अली के मरते ही अंग्रेज अगर कुछ फ़ायदा उठा लेते तो अच्छा था, परंतु उनके कुछ कदम उठाने से पहले ही जो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, ये भी महान था। इस टीपू सुल्तान ने अपने पिता की सेना का कमान संभाल ली। जैसे ही टीपू सुल्तान ने पिता की सेना संभाली और इधर आयरकूट की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर नया मैथ्यूज़, इसने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली। अब आयरकूट गए और मैथ्यूज़ आ गए। तो टीपू ने क्या किया, टीपू ने मैथ्यूज़ को 1783 में बंदी बना लिया। 1784 ईस्वी में उसने इस युद्ध को जारी रखा। अब मैथ्यूज़ बंदी बने हैं, 1 साल से बंदी ही हैं और 1784 तक युद्ध दोनों तरफ से चल रहे हैं। लास्ट में क्या हुआ कि मैंगलोर की संधि के साथ ही ये दूसरा युद्ध क्या हुआ, संधि के साथ ही दूसरा युद्ध समाप्त हुआ और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला 1780 से लेकर 1784 तक, 4 साल तक, इस युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था, इसने लड़ने के लिए आयरकूट की मृत्यु के बाद मैथ्यूज को भेजा था, जो कि मैथ्यूज टीपू सुल्तान द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 तक चला। ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो 1790 से 92 ईस्वी तक चले गए इस युद्ध में के समय मुगल बादशाह जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे और जबकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे। अब इस युद्ध का कारण देखिए। कारण था कि अंग्रेजों द्वारा टीपू पर यह आरोप लगाया गया कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। तो टीपू सुल्तान की करीबी फ्रांसीसियों से बढ़ती जा रही थी। इसी को देख के अंग्रेजों ने उस पर आरोप लगाया कि आप फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, इस वजह से आपने संधि का उल्लंघन किया है। अंग्रेजों ने इस युद्ध की शुरुआत मद्रास के गवर्नर मिडोज के नेतृत्व में की और मिडोज क्या हुआ, बुरी तरह प्रभावित हो गया टीपू से। तब कॉर्नवालिस खुद से कमान संभाली और जाके टीपू से भिड़ गया। अब कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान ये दोनों आमने सामने थे, इनकी सेनाएं आमने सामने थी। तो टीपू सुल्तान ने ज़बरदस्त चुनौती पेश की, परंतु 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम किले को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने घेर लिया। ठीक, तो रंगपट्टनम ये जगह है, वहाँ के किले को कॉर्नवालिस ने घेर लिया और इसलिए 1792 ईस्वी में टीपू के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ा। तब जाके ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुए। अब इस संधि में क्या क्या था ये देखिए। तो मुख्य बात यही है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होते हैं। रंगपट्टनम की संधि होगी 1792 में, करने वाला कॉर्नवालिस और उधर से टीपू सुल्तान। संधि में शर्त क्या रखी, पहली शर्त कि टीपू को अपने मैसूर राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा, ये थी शर्त पहली। दूसरी शर्त, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू को 3.3 करोड़ रुपए देने थे और इसकी अदायगी 1 साल के भीतर की जानी थी। तो ये 2 शर्तें रखी गई श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय। अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंतिम और निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध के समय जो भारत का शासक था, मुगल शासक, वो शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस जा चुके थे, उनके बाद आए थे वेलेजली और उस समय वेलेजली ही थे जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण देखिए। कारण यह था कि टीपू पर फिर से आरोप लगा कि वह फ्रांसीसियों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। तो तीसरे युद्ध और चौथे युद्ध, इन दोनों युद्धों के समय यही आरोप लगा कि टीपू फ्रांसीसियों के साथ ज़्यादा नज़दीकी बना रहा है और भारत और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध चल ही रहे थे। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि में विदेशी ताकतों से अच्छे संबंध रखने के बारे में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। यानी शर्त जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उसमें ऐसी कोई बात तो लिखी नहीं गई थी कि हम किसी विदेशी ताकत से या किसी विदेशी समूह से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो टीपू उसी संधि के अनुसार चल रहा था कि उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, हम संबंध बना सकते हैं, रिलेशंस रख सकते हैं। तो वास्तव में टीपू को क्या कहा था, अंग्रेजों को अब जड़ से समाप्त करना था, इसलिए वो फ्रांसीसियों की मदद लेना भी चाह रहा था।
तो इस युद्ध से पूर्व टीपू ने क्या किया, बाह्य शक्तियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए कोशिश भी की थी। उसने फ्रांसीसियों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम के स्थापित जैकोबियन क्लब, फ्रांसीसियों ने श्रीरंगपट्टनम में एक क्लब स्थापित किया था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। ये क्लब फ्रांस में भी था और फ्रांस के इस जैकोबियन क्लब का मेंबर होने वाला भारत का एकमात्र व्यक्ति यही टीपू सुल्तान था। तो फ्रांसीसियों के जैकोबियन क्लब का ये सदस्य था टीपू सुल्तान। फ्रांसीसियों की क्रांति के प्रतीक स्वरूप उसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, टीपू सुल्तान ने। कहाँ लगाया, श्रीरंगपट्टनम में। किस उपलक्ष्य में लगाया, तो ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक के रूप में लगाया था। फरवरी 1799 ईस्वी को मैसूर के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। यद्यपि टीपू बहुत बहादुरी पूर्वक मुकाबला कर रहा था, पर फिर भी टीपू की इस युद्ध में क्या हुई, पराजय हुई। तो 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली से लड़ते समय टीपू पराजित हो गया और इसी युद्ध में टीपू वीरगति को भी प्राप्त हो गया। तो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले में ही युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसके वीरगति को प्राप्त होते ही उसी के साथ मैसूर साम्राज्य का भी पतन हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर में एक बार फिर से वोडियार वंश की सत्ता को स्थापित कर दिया। तो अंग्रेज जब किसी क्षेत्र को जीतते थे तो तुरंत उस पर शासन भी नहीं करने लगते थे, वो किसी पुराने शासक को वहाँ का हिस्सा देते थे और उसके बाद उससे संधि कर लेते थे कि हमें व्यापार करने के अधिकार मिल जाए और हम अपनी मनमानी कर सकें। तो इस जैसे बंगाल में उन्होंने किया था, वैसे ही यहाँ पे मैसूर में भी वोडियार वंश के शासकों को सत्ता दे दी और उनमें से कृष्णराज को गद्दी पर बैठा दिया और कृष्णराज के साथ सहायक संधि कर ली। सहायक संधि मीन्स कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो आपकी सेना हमारे लिए आएगी, ऐसी संधि उन्होंने मैसूर के साथ कर ली। अब देखिए, मैसूर के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोगों के बारे में जाना जाता है, एक हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली का भी देखा जाता है, उसका कार्यकाल कुछ कम था लेकिन वो भी बहादुर इंसान था। टीपू सुल्तान के बारे में आता है कि ये जैकोबियन ग्रुप का सदस्य था, जैकोबियन क्लब का सदस्य था, फ्रांसीसियों से इसके करीबी रिश्ते थे और अंग्रेजों के खिलाफ ये बड़ी बहादुरी से लड़ा था। इन सब के अलावा टीपू सुल्तान ने कुछ और भी कार्य किए थे जो उनको जानना जरूरी है। अब टीपू सुल्तान के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। तो कृष्णराज सागर नाम का विशाल जलाशय टीपू सुल्तान ने बनवाया था। टीपू ने पहली बार मैसूर में रेशम की खेती रेशम का उत्पादन कार्य शुरू करवाया था। टीपू आधुनिक तरीके से कागज़ बनाने के कार्य में भी सफलता हासिल कर चुके थे। टीपू ने घड़ियों व छुरी कांटों के उत्पादन में भी कामयाबी हासिल कर ली थी और उन्होंने डांडीगुल में तालों का उत्पादन प्रारंभ कराया था। जीआई टैग, डांडीगुल के तालों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये आज के समय का ये करंट अफेयर भी है कि डांडीगुल में जो फेमस है, इसलिए वहाँ के तालों के लिए फेमस है। तो ये कार्य भी टीपू सुल्तान ने प्रारंभ कराए थे और भारत में रॉकेटों का प्रचलन टीपू सुल्तान के समय से ज़्यादा हुआ था। टीपू सुल्तान ने रॉकेटों का प्रयोग युद्ध में भी किए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर युद्ध में यही मुख्य बातें हैं। ये 4 युद्ध हुए थे, चारों का समय याद रखना है। संधि याद रखना है कि पहली संधि मद्रास की, दूसरी मैंगलोर की, 2 मामा से है। एक श्रीरंगपट्टनम की है जो तीसरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कानवाली के समय में हुई थी। और चौथी संधि की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान मारा गया, वेलेजली ने मारा था। लॉर्ड वेलेजली ने ही टीपू सुल्तान को मारा, इसलिए उसको बंगाल टाइगर भी कहते हैं। तो वेलेजली को बंगाल टाइगर नाम से भी नवाजा गया था, तो उसका सेकंड नाम गया बंगाल टाइगर, जिसको लॉर्ड वेलेजली कहते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके या पुराने वीडियोज़ हिस्ट्री के पुराने लेक्चर्स को भी देखिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।